हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की मशहूर किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले भाग अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 64। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि खाल ड्रोगो की हालत बेहद खराब हो चुकी है और डेनी उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इस बार उसका लिया गया फैसला खालासार में हलचल मचाने वाला है। खून, जादू और मौत सब एक ही जगह इकट्ठा होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 64। मक्खियां धीरे धीरे खाल ड्रोगो के चारों ओर मंडरा रही थीं। उनके पंखों की भिनभिनाहट सुनाई तो दे रही थी, लेकिन इतनी धीमी कि बस सुनने की सीमा पर थी, और फिर भी डेनी के दिल में एक अजीब सा डर भर रही थी। सूरज सिर पर बेरहमी से चमक रहा था। नीचे पत्थरों से ढकी छोटी छोटी पहाड़ियों से गर्मी की लहरें उठ रही थी। डेनी के सूजे हुए सीने के बीच पसीने की एक पतली सी बूंद धीरे धीरे बह रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस घोड़ों के खुरों की नियमित टाप, ड्रोगो के बालों में बंधी घंटियों की मधुर खनक और पीछे कहीं दूर से आती धीमी आवाजें। डेनी की नजर उन मक्खियों पर थी। वे मधुमक्खियों जितनी बड़ी थीं, भद्दी, जामुनी रंग की और चमकदार। दोथराकी उन्हें ब्लड फ्लाई कहते थे। ये दलदल और सड़ीली जगहों में रहती, इंसानों और घोड़ों का खून चूसती और मरते या मर चुके शरीरों में अंडे देती। ड्रोगो इन्हें नफरत करता था। जब भी कोई उसके पास आती, उसका हाथ बिजली की तरह निकलता और उसे पकड़ लेता। डेनी ने कभी उसे चूकते नहीं देखा था। वह मक्खी को अपनी मुट्ठी में तब तक दबाए रखता जब तक उसकी बेताब भिनभिनाहट सुनाई देती। फिर उसकी उंगलियां कस जाती और हाथ खोलने पर बस एक लाल धब्बा रह जाता। अभी एक मक्खी उसके घोड़े की पीठ पर सरक रही थी और घोड़े ने गुस्से में अपनी पूंछ झटक दी। बाकी मक्खियां ड्रोगो के और करीब आती जा रही थी, मगर खाल ड्रोगो बिल्कुल बेपरवाह था। उसकी निगाहें दूर की भूरे रंग की पहाड़ियों पर जमी थी, लगाम ढीली पकड़ी हुई थी। उसके रंगे हुए बनियान के नीचे अंजीर के पत्तों और सूखी नीली मिट्टी की परत उसके सीने के घाव को ढक रही थी। यह जड़ी बूटी वाली औरतों ने लगाया था। मेरी माज दुअर का लेप उसे जलाता और चुभता था, इसलिए 6 दिन पहले उसने उसे फाड़कर फेंक दिया था और उसे मैगी कहकर कोसा था। मिट्टी का लेप उसे ज्यादा आराम देता था और साथ ही जड़ी बूटी वाली औरतें उसे अफीम की शराब भी पिला रही थी। पिछले 3 दिनों से वह खूब पी रहा था, कभी अफीम की शराब तो कभी खमीर मिला घोड़ी का दूध या मिर्च वाली बियर। लेकिन खाने को वह मुश्किल से छूता था और रात में बेतहाशा करवटें बदलता कराहता। डेनी देख सकती थी कि उसका चेहरा कितना दुबला पड़ गया था। उसके पेट में रहायगो बेचैनी से लात मार रहा था, जैसे कोई बेकाबू घोड़ा, लेकिन अब वह भी ड्रोगो को पहले जैसा उत्साहित नहीं करता था। हर सुबह डेनी को उसकी आंखों में नींद और दर्द की नई लकीरें मिलती, और अब यह खामोशी जिसने उसके भीतर डर भर दिया था। सुबह से उसने एक शब्द तक नहीं कहा था। जब डेनी बोलती तो बस एक हूं सुनाई देता, और दोपहर के बाद तो वह भी नहीं। एक ब्लड फ्लाई उसकी नंगी कंधे की त्वचा पर बैठ गई। दूसरी चक्कर काटते हुए उसकी गर्दन पर उतरी और मुंह की तरफ बढ़ने लगी। खाल ड्रोगो काठी में हल्का सा झूल रहा था। घंटियां बज रही थीं, लेकिन उसका घोड़ा बिना रुके धीमे कदमों से चलता रहा। डेनी ने अपने सिल्वर की एड़ियां दबाईं और पास पहुंची। मेरे स्वामी ड्रोगो, मेरे सूरज और सितारों, उसने धीरे से कहा। उसने जैसे सुना ही नहीं। ब्लड फ्लाई उसके झुके हुए मूंछों के नीचे से होती हुई गाल पर जा बैठी, नाक के पास की शिकन में। डेनी ने घबराकर कहा, ड्रोगो। उसने अनाड़ीपन से आगे बढ़कर उसका हाथ छुआ। खाल ड्रोगो काठी में बुरी तरह लड़खड़ाया, धीरे धीरे एक ओर झुका और फिर भारी शरीर के साथ घोड़े से नीचे गिर पड़ा।
मक्खियां पल भर को बिखर गईं, फिर वापस आकर उस पर बैठ गईं जहां वह पड़ा था। नहीं। डेनी ने लगाम खींची और अपने पेट की परवाह किए बिना घोड़े से उतरकर भागी। नीचे घास भूरी और सूखी थी। डेनी उसके पास घुटनों के बल बैठी तो ड्रोगो दर्द से कराह उठा। उसकी सांस गले में अटक-अटक कर निकल रही थी और उसकी आंखों में पहचान का कोई भाव नहीं था। मेरा घोड़ा, वह हांफते हुए बोला। डेनी ने उसके सीने से मक्खियां झाड़ी, जैसे वह खुद करता था, एक को कुचल भी दिया। उसकी त्वचा जल रही थी। उसके खून के भाई पीछे से आ रहे थे। डेनी ने सुना, हाग्गो ने घोड़े की टापे रोकते हुए पुकारा। कोहोलो फुर्ती से उतरकर घुटनों के बल आ गया। मेरे खून के, उसने कहा। बाकी दो घोड़े पर ही रहे। नहीं, खाल ड्रोगो कराहते हुए बोला, सवारी करनी नहीं। वह अपने घोड़े से गिर गया, हाग्गो ने नीचे देखते हुए कहा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आवाज में भारीपन था। ऐसा मत कहो, डेनी ने सख्ती से कहा। आज हम काफी दूर आ चुके हैं। हम यहीं डेरा डालेंगे। यहीं? हाग्गो ने चारों तरफ देखा। जमीन सूखी, बंजर, मेहमानवाजी से दूर। यह कैंप लगाने की जगह नहीं है। किसी औरत का काम नहीं है रुकने का हुक्म देना, कोथो ने कहा, चाहे वह खलीसी ही क्यों न हो। हम यहीं रुकेंगे, डेनी ने दोहराया। हाग्गो, सबको कहो कि यह खाल ड्रोगो का आदेश है। अगर कोई पूछे तो कहना कि मेरा समय नजदीक है और मैं आगे नहीं जा सकती। कोहोलो, गुलामों को लाओ, तुरंत खाल का तंबू लगाओ। कोथो, तुम मुझे आदेश नहीं दे सकती, खलीसी, कोथो ने बीच में टोका। मेरी माज दुअर को ढूंढो, उसने कहा। वह बाकी भेड़ियों वाले लोगों के बीच चल रही होगी। उसे और उसका संदूक मेरे पास लाओ। कोथो की आंखें पत्थर जैसी कठोर हो गईं। मैगी, उसने थूकते हुए कहा, यह मैं नहीं करूंगा। तुम करोगे, डेनी ने दृढ़ स्वर में कहा, वरना जब ड्रोगो जागेगा तो मैं उसे बताऊंगी कि तुमने मेरा आदेश क्यों टाला। गुस्से में कोथो घोड़ा मोड़कर तेजी से निकल गया। लेकिन डेनी जानती थी कि वह चाहे न चाहे, मेरी माज दुअर को लेकर वापस आएगा। गुलामों ने खाल का तंबू एक काले पत्थर की चट्टान के नीचे लगाया, जिसकी छाया दोपहर की धूप से थोड़ी राहत दे रही थी। फिर भी रेत के रेशमी कपड़े के नीचे दम घुट रहा था। इरी और दोराहा डेनी को सहारा देकर ड्रोगो को भीतर ले गईं। जमीन पर मोटे कालीन बिछाए गए थे, कोनों में गद्दे रखे थे। एरोया, वही शर्मीली लड़की जिसे डेनी ने भेड़ियों वाले गांव से छुड़ाया था, अंगारा जलाने लगी। उन्होंने ड्रोगो को चटाई पर लिटाया। नहीं, उसने आम भाषा में बुदबुदाया, नहीं, नहीं, बस यही शब्द, और शायद यही अब वह कह सकता था। दोराहा ने उसकी सोने की बेल्ट खोली, बनियान और पाजामा उतारे, जबकि झीकवी उसके जूतों की लेस खोल रही थी। इरी तंबू के पर्दे खोलना चाहती थी ताकि हवा आ सके, लेकिन डेनी ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई ड्रोगो को इस हालत में देखे। उसने अपने खास सिपाहियों को बाहर पहरे पर खड़ा किया। मेरी इजाजत के बिना किसी को अंदर मत आने देना, उसने झोगो से कहा। एरोएह ने डरते हुए कहा, वह मर रहा है। डेनी ने उसे थप्पड़ मार दिया। खाल नहीं मर सकता। वह उस घोड़े का पिता है जो पूरी दुनिया पर सवारी करेगा। उसके बाल कभी नहीं कटे और अभी भी वे घंटियां पहनता है जो उसके पिता ने दी थी। खलीसी, चीकवी ने कहा, वह घोड़े से गिरा। डेनी कांपते हुए, आंखों में आंसू लिए, उनसे मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। वह घोड़े से गिरा था, सबने देखा था। और एक खाल जो सवारी नहीं कर सकता, वह शासन भी नहीं कर सकता। हमें उसे नहलाना होगा, उसने जिद से कहा। इरी, टब लाओ। दोराहा, एरोए, पानी लाओ, ठंडा पानी। वह जल रहा है।
गुलामों ने भारी तांबे का टब तंबू के कोने में रख दिया। दोराहा पहला मटका लाई तो डेनी ने रेशम भिगोकर उसके माथे पर रखा। उसकी आंखें डेनी को देख रही थीं, पर पहचान नहीं पा रही थीं। उसके होंठ खुले, लेकिन बस कराह निकली। मेरी माज दुअर कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। कोथो ढूंढ रहा है, इरी ने कहा। पानी गुनगुना था, उसमें गंधक की बदबू थी, जिसे कड़वे तेल और पुदीने की पत्तियों से ढका गया। डेनी उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसकी चोटी खोलने लगी, जैसे पहली रात उसने तारों के नीचे किया था। उसने घंटियां अलग रख दी, वह फिर से पहनेगा जब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा। तभी एगो ने पर्दा हटाकर कहा, खलीसी, अंडल आया है और अंदर आने की अनुमति चाहता है। अंडल यानी सर जोरा। हाँ, उसे भेज दो। सर जोरा अंदर आया। उसने कहा, पूरे खालसार में बात फैल गई है कि खाल ड्रोगो घोड़े से गिरा। उसकी मदद करो। डेनी ने विनती की, उस प्यार की कसम जो तुम कहते हो कि मुझसे करते हो। जोरा घुटनों के बल बैठा। उसने पहले ड्रोगो, फिर डेनी को देखा। अपनी दासियां बाहर भेजो। डेनी ने इशारे से दासियों को बाहर भेज दिया। सर जोरा ने अपना खंजर निकाला और बड़े नाजुकपन से ड्रोगो के सीने से सूखे पत्ते और नीली मिट्टी का लेप उतारने लगा। परतें कठोर हो चुकी थीं और जैसे ही टूटती, एक सड़ी मीठी बदबू फैल जाती। पत्तों में खून और पस चिपकी थी और नीचे ड्रोगो का सीना काला, चमकता और सड़न से भरा था। नहीं, डेनी की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, देवताओं, मुझे सुनो। नहीं। खाल ड्रोगो तड़प रहा था, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। उसके खुले घाव से काला खून धीमे और गाढ़ा बह रहा था। तुम्हारा खाल तो अब बस मरने ही वाला है, राजकुमारी। नहीं, वो मर नहीं सकता, नहीं मरना चाहिए। ये तो बस एक कट है। डेनी ने उसका बड़ा, कठोर हाथ अपनी छोटी हथेलियों में लिया और कसकर थाम लिया। मैं उसे मरने नहीं दूंगी। सर जोरा ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, खलीसी हो या रानी, ये हुक्म तुम्हारे बस का नहीं है। अपने आंसू बचा लो, बच्ची। उसके लिए कल रोना या साल भर बाद। हमारे पास शोक मनाने का समय नहीं है। हमें जाना होगा, और जल्दी, इससे पहले कि वो मर जाए। डेनी उलझन में थी। जाना? कहां जाए? अशाई, मैं कहूंगा। वो बहुत दक्षिण में है, ज्ञात दुनिया के अंत में, लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक बड़ा बंदरगाह है। हम वहां से पेंटोस लौटने के लिए जहाज ढूंढ लेंगे। सफर कठिन होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या तुम्हें अपने खास पर भरोसा है? क्या वो हमारे साथ आएंगे? खाल ड्रोगो ने उन्हें मेरा ध्यान रखने का हुक्म दिया था, डेनी ने अनिश्चित स्वर में कहा। लेकिन अगर वो मर गए? उसने अपने पेट को छुआ। मुझे समझ नहीं आता। हम क्यों भागेंगे? मैं खलीसी हूं। मैं ड्रोगो के उत्तराधिकारी को गर्भ में लिए हूं। वो ड्रोगो के बाद खाल बनेगा। सर जोरा ने भौहें चढ़ाई। राजकुमारी, मेरी बात सुनो। दोथराकी किसी दूध पीते बच्चे का पीछा नहीं करेंगे। ड्रोगो की ताकत थी जिसकी उन्होंने पूजा की, और सिर्फ उसी की। जब वो नहीं रहेगा, झाको और पोनो और बाकी को उसकी जगह के लिए लड़ेंगे, और ये खालासार खुद को निगल जाएगा। जीतने वाला किसी प्रतिद्वंदी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, उसे तुम्हारी छाती से छीन लिया जाएगा और कुत्तों को दे दिया जाएगा। डेनी ने खुद को गले लगाया। लेकिन क्यों? वो दर्द से चिल्लाई। वो एक छोटे से बच्चे को क्यों मारेंगे? वो ड्रोगो का बेटा है, और बूढ़ी औरतों ने कहा है कि वो वही घोड़ा होगा जो दुनिया पर सवार होगा। ये भविष्यवाणी है। उसके बड़े होने पर उसके क्रोध का सामना करने से अच्छा है कि बच्चे को अभी ही मार दिया जाए। बच्चा उसके भीतर लात मारने लगा, जैसे उसने सब सुन लिया हो। डेनी को विसेरिस की वह कहानी याद आई,
जो उसने बताई थी कि कैसे हड़पने वाले के कुत्तों ने रैगर के बच्चों के साथ किया था। उसका बेटा भी बच्चा ही था, फिर भी उन्होंने उसे उसकी मां की छाती से खींचकर दीवार पर पटक दिया था। यही मर्दों का तरीका था। वो मेरे बेटे को चोट नहीं पहुंचा सकते, वह चिल्लाई। मैं अपने खास को हुक्म दूंगी कि वो उसे सुरक्षित रखे। और ड्रोगो के ब्लड राइडर सर जोरा ने उसके कंधों को थामा। एक ब्लड राइडर अपने खाल के साथ मरता है। तुम जानती हो बच्ची, वो तुम्हें वैस दोथराक ले जाएंगे, बूढ़ी औरतों के पास। यही उनका आखिरी कर्तव्य है। और जब वो पूरा हो जाएगा, वो ड्रोगो का साथ रात की धरती में देंगे। डेनी वैस दोथराक लौटकर अपना शेष जीवन उन डरावनी बूढ़ी औरतों के बीच बिताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि योद्धा सच कह रहा है। ड्रोगो सिर्फ उसका सूरज और तारे नहीं था, वो उसकी ढाल भी था जो उसे बचा रहा था। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, उसने जिद और दुख से कहा। उसने फिर से उसका हाथ थाम लिया। मैं नहीं जाऊंगी। तंबू के पर्दे में हलचल हुई तो डेनी ने सिर घुमाया। मेरी माज दुअर अंदर आई, झुककर प्रणाम किया। खालासार के पीछे पीछे कई दिनों के सफर ने उसे लंगड़ाता और थका दिया था। उसके पैर छाले और खून से भरे थे, आंखों के नीचे गड्ढे थे। उसके पीछे कोथो और हैगो आए, देवपत्नी का संदूक उठाए हुए। ब्लड राइडरों ने जब ड्रोगो का घाव देखा, हैगो के हाथ से संदूक गिर गया और जमीन पर धड़ाम से गिरा। कोथो ने इतना गंदा शाप दिया कि हवा तक झुलस गई। मेरी माज दुअर ने ड्रोगो को देखा, उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। घाव सड़ गया है। ये तेरी करतूत है, माइगी, कोथो ने कहा। हैगो ने मिरी के गाल पर मुक्का मारा, जिससे वो जमीन पर जा गिरी। फिर उसने उसे लात मारी। रुको, डेनी चिल्लाई। कोथो ने हैगो को खींचा और कहा, लाते तो माइगी के लिए बहुत नरमी है। इसे बाहर ले चलो। हम इसे जमीन में गाड़ देंगे ताकि गुजरने वाला हर आदमी इसे रौंदे। और जब वो खत्म हो जाएंगे, कुत्ते भी इसे इस्तेमाल करेंगे। नेवले इसकी आंतें नोचेंगे और गिद्ध इसकी आंखें खाएंगे। नदी के मक्खी इसके गर्भ में अंडे देंगे और इसकी बर्बाद छाती से पस चूसेंगे। उसने देवपत्नी की बाह के नीचे के नरम मांस को पकड़कर उसे खींचकर खड़ा किया। नहीं, डेनी ने कहा, मैं इसे चोट नहीं पहुंचने दूंगी। कोथो के होंठ पीछे खिंच गए, टेढ़े मेढ़े भूरे दांतों के साथ एक डरावनी हंसी बनाते हुए। नहीं, तुम मुझे नहीं कहती हो? बेहतर होगा कि तुम ये दुआ करो कि हम तुम्हें तुम्हारी मायगी के बगल में न गाड़ दें। तुमने भी ये किया है, उतना ही जितना इसने। सर जोरा उनके बीच आ गया, अपनी तलवार के मूठ को ढीला करते हुए। अपनी जुबान संभालो, ब्लड राइडर। राजकुमारी अभी भी तुम्हारी खलीसी है। सिर्फ तब तक जब तक मेरा खून का खून जिंदा है, कोथो ने कहा। जब वो मर जाएगा, वो कुछ नहीं। डेनी को भीतर एक कसाव महसूस हुआ। खलीसी बनने से पहले मैं ड्रैगन का खून थी। सर जोरा, मेरे खास को बुलाओ। नहीं, कोथो ने कहा। हम चलेंगे, अभी के लिए। खलीसी हैगो उसके पीछे पीछे तंबू से बाहर चला गया, मुंह बिचकाते हुए। वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहता, राजकुमारी, मॉर्मोंट ने कहा। दोथराकी कहते हैं कि एक आदमी और उसके ब्लड राइडर एक ही जान बांटते हैं, और कोथो इसे खत्म होते देख रहा है। मरा हुआ आदमी किसी से नहीं डरता। कोई नहीं मरा है, डेनी ने कहा। सर जोरा, मुझे शायद तुम्हारी तलवार की जरूरत पड़े। बेहतर होगा कि तुम अपना कवच पहन लो। वो जितना डर रही थी, उतना खुद से भी कबूल नहीं कर रही थी। योद्धा ने झुककर कहा, जैसा आप कहें। वो तंबू से बाहर चला गया। डेनी ने मेरी माज दुअर की ओर देखा। उस औरत की आंखें सतर्क थीं। तो तुमने मुझे फिर से बचा लिया, और अब तुम्हें उसे बचाना होगा, डेनी ने कहा। कृपया।
तुम किसी गुलाम से विनती नहीं करती, मिरी ने तीखे स्वर में कहा। तुम हुक्म देती हो। वो ड्रोगो के पास गई, जो अपनी चटाई पर जल रहा था, और घाव को देर तक देखती रही। चाहे कहो या हुक्म दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो किसी वैद्य की पहुंच से बाहर है। खाल की आंखें बंद थीं। उसने उंगलियों से एक आंख खोली। वो दर्द कम करने के लिए पोपी का दूध पी रहा है। हाँ, डेनी ने स्वीकार किया। मैंने उसे फायर पॉड और स्टिंगमिनॉट का पुल्टिस बनाकर मेमने की खाल में बांधा था। उसे जलन हुई, उसने उसे फाड़ दिया। जड़ी बूटी वाली औरतों ने उसे नया लगाया, गीला और ठंडक देने वाला। हाँ, जलन हुई थी। आग में बड़ा इलाज है, यहां तक कि तुम्हारे बिना बालों वाले मर्द भी ये जानते हैं। उसे एक और पुल्टिस बना दो, डेनी ने विनती की। इस बार मैं यकीन दिलाऊंगी कि वो इसे लगाए रखे। उसका समय बीत चुका है, मेरी मालकिन, मिरी ने कहा। अब मैं बस उसका अंधेरे के रास्ते का दर्द कम कर सकती हूं, ताकि वो रात की धरती में बिना तकलीफ के जा सके। सुबह तक वो चला जाएगा। उसके शब्द डेनी के दिल में छुरा बनकर चुभ गए। उसने ऐसा क्या किया था कि देवता इतने निर्दयी हो गए? उसे आखिरकार एक सुरक्षित ठिकाना मिला था, आखिरकार प्रेम और आशा का स्वाद मिला था। वो आखिरकार घर लौट रही थी, और अब सब कुछ खो देना। नहीं, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे बचाओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, मैं कसम खाती हूं। तुम्हें जरूर कोई तरीका पता होगा, कोई जादू, कोई। मेरी माजदूर अपनी एड़ियों पर बैठ गई और डेनेरिस को रात जैसी काली आंखों से देखने लगी। एक मंत्र है, उसकी आवाज धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। लेकिन ये कठिन है और अंधकारमय। कुछ कहेंगे कि मौत इससे बेहतर है। मैंने ये तरीका अशाई में सीखा था और इसके लिए भारी कीमत चुकाई थी। मेरा गुरु शैडोलैंड्स का एक ब्लड मेग था। डेनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो तुम सचमुच मायगी हो? क्या मैं हूं? मेरी माजदूर मुस्कुराई। अब सिर्फ एक मायगी ही तुम्हारे सवार को बचा सकती है, सिल्वर लेडी। क्या और कोई रास्ता नहीं है? और कोई नहीं। खाल ड्रोगो ने एक हाफती हुई सांस ली। करो, डेनी ने तुरंत कहा। उसे डरना नहीं चाहिए, वो ड्रैगन का खून थी। उसे बचाओ। इसकी एक कीमत है, देवपत्नी ने चेतावनी दी। तुम्हें सोना मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, जो चाहो। ये सोने या घोड़ों की बात नहीं है। ये रक्त जादू है, मालकिन। सिर्फ मौत ही जीवन की कीमत चुका सकती है। मौत? डेनी ने खुद को बाहों में कसकर जकड़ा, एड़ियों पर झूलते हुए। मेरी मौत? उसने खुद से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसके लिए मर जाएगी। वो ड्रैगन का खून थी, वो नहीं डरेगी। उसके भाई रैगर ने भी उस औरत के लिए प्राण दिए थे जिससे वो प्रेम करता था। नहीं, मेरी माजदूर ने वादा किया। तुम्हारी मौत नहीं, खलीसी। डेनी ने राहत की सांस ली। करो। मैगी ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। अपने सेवकों को बुलाओ। खाल ड्रोगो कमजोर होकर तड़प रहे थे जब रखारो और क्वारो ने उन्हें पानी के टब में उतारा। नहीं, उन्होंने बड़बड़ाया, नहीं। घोड़े पर सवार होना है। पानी में पहुंचते ही उनकी सारी ताकत जैसे बह गई। उसका घोड़ा लाओ, मेरी माजदूर ने आदेश दिया, और ऐसा ही हुआ। जोगो एक बड़े लाल रंग के घोड़े को तंबू के भीतर ले आया। मौत की गंध पाकर घोड़ा चीखा और उछल पड़ा, आंखें उलटने लगा। उसे काबू में करने में 3 लोगों की ताकत लग गई। तुम क्या करने वाली हो? डेनी ने पूछा। हमें खून चाहिए, मिरी ने उत्तर दिया। यही तरीका है। जोगो पीछे हट गया, उसका हाथ आराख की मूठ पर था। वह 16 वर्ष का एक पतला, निडर और हंसमुख युवक था, जिसके ऊपरी होंठ पर पहली मूंछों की हल्की परछाई थी। वह घुटनों के बल गिरा।
खलीसी, उसने विनती की, आप यह मत कीजिए। मुझे इस मैगी को मारने दीजिए। अगर तुमने उसे मारा तो अपने खाल को मार दोगे, डेनी ने कहा। यह रक्त जादू है, उसने कहा, यह मना है। मैं खलीसी हूं और मैं कहती हूं कि यह मना नहीं है। वैस दोथराक में खाल ड्रोगो ने एक घोड़े को मारा और मैंने उसका दिल खाया था, ताकि हमारे बेटे को ताकत और साहस मिले। यह भी वैसा ही है। वही है। घोड़ा लात मार रहा था और उछल रहा था, जबकि रखारो, क्वारो और एगो उसे टब के पास खींच लाए, जहां खाल पानी में ऐसे पड़े थे जैसे पहले से ही मर चुके हों। घाव से पस और खून बहकर पानी को रंग रहे थे। मेरी माज दूर किसी अनजानी भाषा में मंत्र गाने लगी। न जाने कहां से उसके हाथ में एक पुराना लाल कांसे का पत्ता आकार का चाकू आ गया, जिस पर प्राचीन अक्षर खुदे थे। उसने घोड़े के गले पर वार किया। चीखते और कांपते हुए घोड़े का लाल खून टब के पानी में मिलने लगा। सवारी की ताकत, सवार में जाओ, मेरी गा रही थी। जानवर की ताकत, आदमी में जाओ। जोगो घोड़े का वजन संभालने में डर रहा था, मगर छोड़ भी नहीं पा रहा था। डेनी ने सोचा, सिर्फ एक घोड़ा। अगर ड्रोगो की जान के बदले एक घोड़े की मौत देनी पड़े तो वह 1000 बार देगी। जब घोड़े को गिरने दिया गया तब पानी गाढ़े लाल रंग का हो चुका था और ड्रोगो के चेहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसे जला दो, डेनी ने कहा। उसके खास लोग लाश को बाहर घसीट ले गए। खून हर जगह था, यहां तक कि रेतरेशम की दीवारें भी लाल छींटों से भर गई थी। मैगी ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। अपने सेवकों को बुलाओ। खाल ड्रोगो कमजोर होकर तड़प रहे थे जब रखारो और क्वारो ने उन्हें पानी के टब में उतारा। नहीं, उन्होंने बड़बड़ाया, नहीं। घोड़े पर सवार होना है। पानी में पहुंचते ही उनकी सारी ताकत जैसे बह गई। उसका घोड़ा लाओ, मेरी माज दूर ने आदेश दिया और ऐसा ही हुआ। जोगो एक बड़े लाल रंग के घोड़े को तंबू के भीतर ले आया। मौत की गंध पाकर घोड़ा चीखा और उछल पड़ा, आंखें उलटने लगा। उसे काबू में करने में 3 लोगों की ताकत लग गई। तुम क्या करने वाली हो? डेनी ने पूछा। हमें खून चाहिए, मिरी ने उत्तर दिया, यही तरीका है। जोगो पीछे हट गया, उसका हाथ आराख की मूठ पर था। वह 16 वर्ष का एक पतला, निडर और हंसमुख युवक था, जिसके ऊपरी होंठ पर पहली मूंछों की हल्की परछाई थी। वह घुटनों के बल गिरा। खलीसी, उसने विनती की, आप यह मत कीजिए। मुझे इस मैगी को मारने दीजिए। अगर तुमने उसे मारा तो अपने खाल को मार दोगे, डेनी ने कहा। यह रक्त जादू है, उसने कहा, यह मना है। मैं खलीसी हूं और मैं कहती हूं कि यह मना नहीं है। वैस दोथराक में खाल ड्रोगो ने एक घोड़े को मारा और मैंने उसका दिल खाया था, ताकि हमारे बेटे को ताकत और साहस मिले। यह भी वैसा ही है। वही है। घोड़ा लात मार रहा था और उछल रहा था, जबकि रखारो, क्वारो और एगो उसे टब के पास खींच लाए, जहां खाल पानी में ऐसे पड़े थे जैसे पहले से ही मर चुके हों। घाव से पस और खून बहकर पानी को रंग रहे थे। मेरी माज दूर किसी अनजानी भाषा में मंत्र गाने लगी। न जाने कहां से उसके हाथ में एक पुराना लाल कांसे का पत्ता आकार का चाकू आ गया, जिस पर प्राचीन अक्षर खुदे थे। उसने घोड़े के गले पर वार किया। चीखते और कांपते हुए घोड़े का लाल खून टब के पानी में मिलने लगा। सवारी की ताकत, सवार में जाओ, मेरी गा रही थी। जानवर की ताकत, आदमी में जाओ। जोगो घोड़े का वजन संभालने में डर रहा था, मगर छोड़ भी नहीं पा रहा था। डेनी ने सोचा, सिर्फ एक घोड़ा। अगर ड्रोगो की जान के बदले एक घोड़े की मौत देनी पड़े तो वह 1000 बार देगी। जब घोड़े को गिरने दिया गया तब पानी गाढ़े लाल रंग का हो चुका था और ड्रोगो के चेहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसे जला दो, डेनी ने कहा।
उसके खास लोग लाश को बाहर घसीट ले गए। खून हर जगह था, यहां तक कि रेत-रेशम की दीवारें भी लाल छींटों से भर गई थी। अंगीठियां जलने लगीं। मिरी ने कोयलों पर लाल पाउडर डाला, जिससे खुशबूदार धुआं उठा। लेकिन एरोए रोते हुए भाग गई और डेनी के भीतर डर बैठ गया। तुम बाहर जाओ, सिल्वर लेडी, मिरी ने कहा। मैं यहीं रहूंगी, डेनी ने कहा। उसने मुझे तारों के नीचे अपनाया और मेरे भीतर जीवन दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जाना होगा। जब मैं गाना शुरू करूंगी, कोई भी इस तंबू में नहीं आना चाहिए। इस रात मृतक यहां नृत्य करेंगे और कोई जीवित व्यक्ति उन्हें नहीं देख सकता। डेनी ने सिर झुका दिया। कोई अंदर नहीं आएगा। उसने ड्रोगो के माथे को हल्के से चूमा। उसे मेरे पास वापस लाना, उसने मिरी से फुसफुसाकर कहा और बाहर निकल आई। सूरज डूबने को था, आसमान लाल और धूसर। खालसार डेरा डाल चुका था। जोगो और एगो मृत घोड़े को जलाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। सर जोरा मॉर्मंट पसीने से लथपथ उसके पास आए। उसके जूतों के खून के निशान देख उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने क्या कर डाला, पगली? उन्होंने कहा। मुझे उसे बचाना था। हम भाग सकते थे। मैं तुम्हें अशाई पहुंचा देता। क्या मैं सच में तुम्हारी राजकुमारी हूं? तुम जानती हो कि हो। तो अब मेरी मदद करो। सर जोरा ने भारी सांस ली। काश मैं जानता कैसे। मिरी की आवाज अचानक तीखी और ऊंची हो गई, जिससे डेनी के रोंगटे खड़े हो गए। खून से सनी रेत-रेशम की दीवारों पर भीतर के साए घूम रहे थे। मिरी नाच रही थी और अकेली नहीं थी। यह नहीं होना चाहिए, कोथो गरजा, और डेनी ने देखा कि वह हाग्गो और कोहोलो के साथ लौट आया था। यह होगा, डेनी ने कहा। कोहोलो, जो हमेशा उसके प्रति दयालु था, उसके चेहरे पर थूक दिया। तुम मरोगी, मैगी, कोथो ने कहा, लेकिन पहले उसे मरना होगा। वह तलवार खींचकर तंबू की ओर बढ़ा। रुको, डेनी चिल्लाई, पर उसने उसे धक्का दे दिया। वह घुटनों के बल गिर गई, पेट पर हाथ रखकर। उसे रोको, मार दो, उसने अपने खास लोगों से कहा। लेकिन कोथो ने क्वारो को मार डाला। सर जोरा ने उसे ललकारा। भयंकर लड़ाई हुई, चमकती तलवारें, खून और चीखें। आखिर सर जोरा ने कोथो का हाथ काट गिराया और फिर उसके चेहरे पर घातक वार किया। चारों तरफ अराजकता फैल गई। हाग्गो को राखारों ने मार गिराया। किसी ने डेनी पर पत्थर फेंका, उसके कंधे से खून बहने लगा। नहीं, कीमत बहुत ज्यादा है, वह रोई। कोहोलो ने उसके बाल पकड़कर गला काटने की कोशिश की, लेकिन एगो के तीर ने उसे वहीं मार दिया। भीड़ बिखर गई, सूरज डूब चुका था। डेनी ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसे जकड़ लिया। मिरी की आवाज अब श्मशान गीत जैसी लग रही थी और तंबू के भीतर के साए घूम रहे थे। सर जोरा ने उसे उठा लिया, उनका आधा कान गायब था, चेहरा खून से सना हुआ। डेनी का दर्द बढ़ता जा रहा था, जैसे उसका बच्चा भीतर से चाकू लेकर निकलना चाहता हो। दोरिया, कसम से, दाइयों को बुलाओ। वे नहीं आएंगी, कहती हैं वह अपशगुनी है। आओ या मैं सिर कलम कर दूंगा। वे जा चुकी हैं, मालिक। मैगी के पास ले जाओ, किसी ने कहा। डेनी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन दर्द ने उसकी आवाज दबा दी। तंबू के भीतर परछाइयां नाच रही थी, कुछ इंसानी, कुछ नहीं। एक भेड़िए की आकृति, एक आदमी जो आग में लिपटा था। भेड़ महिला को जन्म के रहस्य आते हैं, इरी ने कहा। हाँ, मैंने भी सुना है, दोरिया ने कहा। न चाहते हुए भी उसे तंबू में ले जाया गया। आकाश काला, सोना और तारारहित था। मिरी की आवाज गूंजने लगी और वह अंदर चली गई। अब सवाल यह है, क्या मेरी माजदूर सच में ड्रोगो को बचाने वाली है या उसके इरादे कुछ और हैं?
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना पसंदीदा हिस्सा बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।